हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। हम जानते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत मस्त से तैयारी कर रहे होंगे। जैसे कि आपको पता ही है कि हर दिन साइंस का हो, फिजिक्स, साइंस में फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, चाहे बायो का हो, हर दिन हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाते हैं और उसका एमसीक्यू करते हैं। और ये अब जानते हैं कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये जितने भी साइंस के क्वेश्चन है, एमसीक्यू है, वो प्रीवियस ईयर के होंगे और आपको देखना बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम अगर देने जाएंगे या एग्ज़ाम जाने से पहले आपको तैयारी करना बहुत ज़रूरी है। और इस एमसीक्यू के माध्यम से आपका चैप्टर वाइज एमसीक्यू का तैयारी हो जाएगा। चलिए, मैं बिना ज़्यादा बात ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं हम लोग कि ठोस के कणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही है। ठोस के कण के संदर्भ में कौन सा कथन या कौन सी बात सही लग रही है आपको, बताइए आप। तो ये यादृच्छिक रूप से गति करते हैं, उनकी कोई दिशा नहीं है, ये बोलना चाह रही है। और ऑप्शन बी, इनके बीच बड़े अंतराल होते हैं, ये व्यवस्थित तरीके से विन्यासित होते हैं, या इनमें न्यूनतम आकर्षण बल होते हैं, न्यूनतम आकर्षण बल होते हैं। इसमें से कौन सा सही है? तो ये ऑप्शन सी के ओर जाएंगे हम लोग। व्यवस्थित तरीके से विन्यास होते रहते हैं, मतलब इनकी अपनी एक गति है जो उसके आधार पर मोशन करते रहते हैं, है ना, कण, है ना, ठोस की बात करते हैं। जैसे एक कोई ठोस पदार्थ है, उस ठोस पदार्थ वो ठोस क्यों है? क्योंकि वो व्यवस्थित तरीके से कण है, अणु है, सारे अणु व्यवस्थित तरीके से, तभी तो वो ठोस है। जैसे कि आपका बर्फ हो गया पत्थर, इनके इनके कण एक दूसरे से बहुत ज़्यादा सुमेलित है, एक दूसरे से चिपक चिपक के बैठे हैं, इसलिए उसे ठोस कहा जाता है। और ऑप्शन सी की ओर जाएंगे। अम्लीय वर्षा होती है किसके कारण? एसो ऑप्शन नंबर डी, ए बी बी ऑप्शन ए और बी के साथ SO2 और SO2 और NO2, मतलब ए और बी के साथ जाएंगे। SO2 भी होगा और NO2 भी होगा। आगे बढ़ते हैं, है ना। अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं की खोज की गई है? आपको पता है पांचवी अवस्था तक खोज की गई है। नीचे दी गई आकृति से क्या अनुमान नहीं लगाया जा सकता? बोल रहा है इसमें से क्या अनुमान नहीं लगाया जा सकता। ये सॉलिड स्टेट में है, ये लिक्विड में है, ये गैस में है, और ये क्या है, ये प्लाज्मा में है कि नहीं? ये क्या बोल रहा है? ऑप्शन के देखो, ऑप्शन देखो, क्या अनुमान नहीं लगाया सकता। पदार्थ की चारों अवस्था आणविक व्यवस्था देखी जा सकती है। दूसरा क्या बोल रहा है कि प्लाज्मा एक तरल पदार्थ है। प्लाज्मा तरल पदार्थ कैसे हो सकता है? इसने क्वेश्चन को पहले देख लो, अनुमान नहीं लगाया जा सकता, ये बोल रहा है कि अनुमान हम नहीं लगा सकते हैं। देखो, प्लाज्मा एक तरल पदार्थ है जो शरीर के सभी कोशिकाओं में मौजूद है। इसे कैसे अनुमान लगाया जा सकता है? यह आकृति पदार्थ की चौथी अवस्था अथवा प्लाज्मा को प्रदर्शित करता है। और यह हो सकता है, ये आकृति पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में जानकारी प्रदान करता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, कि हम क्या अनुमान लगा सकते हैं इसके बारे में कि हमारे कोशिका में प्लाज्मा की उपस्थिति है कि नहीं, हमको नहीं पता, इसलिए ऑप्शन बी के साथ जाएंगे। ना, क्या बोल रहा है कि डैश में विसरण अत्यधिक तीव्र होती है। तो ऑप्शन सी, गैसों में विसरण सबसे अधिक होते हैं क्योंकि उनको अणु विसरण का दर सबसे अधिक होता है। निम्नलिखित में से किसके अणु के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है? तो आप देख रहे हैं ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ठोस में, है ना। आकर्षण बल इनके बीच, जो अभी कुछ देर पहले बोल रहे थे कि ठोस के अणु या कोनों के बीच बहुत ज़्यादा आकर्षण बल लगा रहता है, जिसके कारण वो चिपक चिपक रहते हैं एक दूसरे से, इसलिए वो कठोर हो जाते हैं। हो गया। पदार्थ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है और इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो पदार्थ के कणों के बीच कोई आकर्षण बल नहीं काम करता, या पदार्थ के कण द्रव अथवा वायु में सतत स्थानांतरित होते रहते हैं। पदार्थ कणों से बना होता है और पदार्थ के कणों के बीच का अंतर होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, क्योंकि पदार्थ के कणों के बीच कोई आकर्षण बल
नहीं होता। इसने कहा कि कौन सी कथन सही नहीं है, तो ये पहला ऑप्शन जो है सही नहीं, क्योंकि आकर्षण बल उनके बीच होता है, ये बोल रहा नहीं होता, इसलिए पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यदि अमोनिया गैस है, अमोनिया गैस ही है ना, NH3, NH3 एक गैस है, तो कपूर क्या है, ठोस होगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे हम लोग, है ना। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, मिश्रण प्रकृति में डैश हो सकता है ना। ये क्या हो सकता है, मिश्रण कई प्रकार के होते हैं, हेट्रोजीनियस, होमोजीनियस, सममांगी, विषममांगी होते हैं। तो ऑप्शन ए क्या, सममांगी है, ऑप्शन बी विषममांगी। मिश्रण दो प्रकार के हो सकते हैं, ऑप्शन सममांगी विषममांगी दोनों हो सकते हैं, और ऑप्शन डी शुद्ध पदार्थ। ऑप्शन हम लोग सी के साथ जाएंगे, क्योंकि सममांगी और विषममांगी दो प्रकार के मिश्रण होते हैं, और इनके आगे भी प्रकार होते हैं, तो वो लोग ने जो जो पूछा है वही आंसर देंगे हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा विषममांगी मिश्रण है, तो ऑप्शन डी के साथ जाएंगे, क्योंकि विषममांगी मिश्रण का विषममांगी मिश्रण है, तो विषममांगी मिश्रण क्या है, दूध, क्योंकि दूध और पानी का मिश्रण, इसको अलग नहीं किया जा सकता, या तो कोई विधि से अलग कर सकते हैं ना। सामान्य पदार्थों की भौतिक अवस्था में शामिल नहीं है, ऑप्शन ए कोलाइड, ऑप्शन बी गैसीय, ऑप्शन सी तरल, ऑप्शन डी मिट्टी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए कोलाइड, है ना। ये सामान्य पदार्थ के भौतिक अवस्था में शामिल नहीं है, कोलाइड। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, ये बोल रहा है कौन सा कथन क्या है, बिल्कुल गलत है ना। पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होते हैं, पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होते हैं, पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, पदार्थ के कण बीच रिक्त स्थान होते हैं। ये बी सी डी सब सही है, लेकिन ये गलत है, क्योंकि पदार्थ के कण कभी स्थिर अवस्था में नहीं रहते हैं। जैसे गैस अवस्था में कौन कण क्या होता है, ये विचलित होते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 को चलते हैं। डैश एक शुद्ध पदार्थ है, ऑप्शन ए चीनी का घोल, ऑप्शन बी मिथेन, ऑप्शन सी दूध, ऑप्शन डी वायु। तो क्या होगा, इसमें मीथेन होगा, क्योंकि CH4 दोनों के C कार्बन और H हाइड्रोजन के एक नियत अनुपात से मीथेन बनेगा। अगर अगर H की मात्रा कम होगी, C की मात्रा कम होगी, तो मीथेन नहीं बन सकता, CH4 हो गया। अब हवा एक डैश है, शुद्ध मिश्रण, केवल मिश्रणों का मिश्रण, केवल तत्वों का मिश्रण, दोनों तत्वों और यौगिकों का मिश्रण। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, दोनों तत्वों और यौगिक दोनों का मिश्रण हो गया। हवाओं में क्या मिश्रण होते हैं, तत्व और उनके यौगिकों का भी मिश्रण होते हैं। विज्ञान में कौन सा नियम मिश्रण के गुणों को पालन नहीं करता है, तो ऑप्शन है मिश्रण के घटक उनके गुणों के बरकरार रखते हैं, ऑप्शन बी मिश्रण अलग अलग पदार्थ के हो सकते हैं, ऑप्शन सी इसके भौतिक विधि से अलग किया जा सकता है, ऑप्शन डी इसकी संरचना तय है, ऑप्शन डी होगा, है ना। शक्कर के घोल में शक्कर एक क्या है, तो ऑप्शन है विलायक, ऑप्शन सी घुला हुआ पदार्थ है, क्योंकि पानी में घुला हुआ चीनी ही तो होता है, इसलिए घुला हुआ पदार्थ है। कोलाइड भी नहीं होगा, सस्पेंशन भी नहीं होगा, एक विलय होगा, इसको हम विलय भी बोल सकते हैं, या ऑप्शन बी भी बोल सकते हैं, क्या, घुला हुआ पदार्थ, है ना। विलय हमेशा घुलने वाला चीज़ होगा, बस ये याद रखिएगा, है ना। डैश एक यौगिक नहीं है, क्या कौन सी एक यौगिक नहीं है, लेड, चौक, हाइड्रोजन सल्फाइड और सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन क्या होगा, ए लेड। क्वेश्चन नंबर 18, इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है, ऑप्शन ए ईंधन का दहन, ऑप्शन बी अम्लीकृत जल और विद्युत अपघटन, ऑप्शन सी ऑक्सीकरण में लोहन जंग लगना, और ऑप्शन डी ग्लोइंग ऑफ प्लेटिनियम वायर, प्लेटिनियम तार का जलना। तो ऑप्शन क्या होगा, बी अम्लीकृत जल में विद्युत अपघटन। इनमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है, मक्खन का खट्टा होना, CO2 की सूखी बर्फ बनना, एक प्लेटिनियम तार का गर्म होना, या लोहे के चुंबकीय होना। एक नया चीज बनना ही ये रासायनिक परिवर्तन कहला सकते हैं आप। तो ऑप्शन है मक्खन का खट्टा होना, लोहे में जंग लगना, इनमें से किसका उदाहरण है, ऑप्शन ए भौतिक परिवर्तन, ऑप्शन बी ऊष्माक्षेपी परिवर्तन, ऑप्शन सी ऊष्माग्राही परिवर्तन, और ऑप्शन डी रासायनिक परिवर्तन। ऑप्शन किसके साथ जाएंगे, डी रासायनिक परिवर्तन के साथ। रेत और चीनी का मिश्रण डैश का एक उदाहरण है, ऑप्शन ए विजातीय मिश्रण, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है, ये बोला भौतिक परिवर्तन नहीं है, ऑप्शन ए ठोस द्रव्यों में पिघलना, ऑप्शन बी गैस और द्रव्य में द्रवीकरण,
ऑप्शन सी पदार्थों का किण्वन और ऑप्शन डी द्रव्यों और गैसों का वाष्पीकरण। ऑप्शन सी, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, पदार्थों का किण्वन, गति परिवर्तन। इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? इनमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? ऑप्शन क्या? ए ऊर्ध्वापतन, ऑप्शन बी क्रिस्टलीकरण, ऑप्शन सी निष्क्रियकरण और ऑप्शन डी आश्वासन। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 24 को चलते हैं। डैश एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। डैश एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। ऑप्शन ए एक अंडा पकाना, ऑप्शन बी एक आइस क्यूब पिघलाना, ऑप्शन सी केक को बेक करना, ऑप्शन डी केला सड़ना या रोटीन, है ना। तो क्या हो जाएगा 24 को? ऑप्शन बी। क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी, है ना। क्या हो जाएगा? एक आइस क्यूब का पिघलना, ये एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। रासायनिक परिवर्तन में कोई नया चीज बनता है ना। देखिए, निम्न में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन, तो भौतिक परिवर्तन में पानी का बर्फ में परिवर्तन, है ना। ऑप्शन बी मानव में श्वसन, ऑप्शन सी मानव में पाचन और ऑप्शन डी दूध से दही बनना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, पानी का बर्फ परिवर्तन हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है, तो है ना, शरीर में भोजन का पाचन, दूध का दही बनना, ऑप्शन सी जल के वाष्प में परिवर्तन और लोहे में जंग लगना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रासायनिक परिवर्तन है? दूध का दही में परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन, दूध का दही अलग चीज बन गया और दूध का दही में बनना। शुष्क बर्फ का सब्लिमेशन होना, ऑप्शन सी रेत का पानी में घुलना, ऑप्शन डी चीनी का पानी में घुलना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, दूध का दही में परिवर्तित होना। उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसमें गैस सीधे ही ठोस वस्तु या सॉलिड में परिवर्तित हो जाता है? डिपोजिशन। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन में हमें निर्धारित करने में मदद करता है वह रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं? अवस्था में परिवर्तन, गैसों में उत्सर्जन, रंग बदलना, ये सारी रासायनिक अभिक्रिया हुई है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये सभी विकल्प। अवस्था में परिवर्तन होगा या गैस का उत्सर्जन होगा या रंग का बदलना होगा, ये सारी क्या होगा? एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है ना। निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? अंगूर किण्वन होना, ऑप्शन बी फूलों का पकना, ऑप्शन सी बर्फ का पिघलना, ऑप्शन डी दूध से दही जमना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, बर्फ का पिघलना, भौतिक परिवर्तन। निश्चित अनुपात के नियमों के अनुसार रासायनिक पदार्थ में निम्न तत्वों के परमाणु द्रव्यमान और रासायनिक गुण भिन्न होते हैं। ऑप्शन बी, रासायनिक पदार्थ में यौगिक बनने के लिए परमाणु छोटी पूर्ण संख्याओं के अनुपात में संयोजित होता है। रासायनिक पदार्थ, ऑप्शन सी, और रासायनिक पदार्थ में तत्वों के हमेशा द्रव्यमान निश्चित अनुपात में मौजूद होता है। और रासायनिक पदार्थ, ऑप्शन डी, रासायनिक पदार्थ में परमाणु अविभाज्य कण होते हैं जिन्हें रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा निर्मित नष्ट नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन सी होगा, क्योंकि रासायनिक पदार्थ में तत्व हमेशा परमाणु द्रव्यमान निश्चित अनुपात में मौजूद होता है, आपको पता ही है। निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार दिए गए रासायनिक पदार्थ में हमेशा वही समान तत्व होते हैं जो वजन से एक निश्चित अनुपात में संयुक्त होते हैं? ऑप्शन ए स्थिर अनुपात का नियम, ऑप्शन बी तत्व संयोजन का नियम और ऑप्शन सी ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऑप्शन डी द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो ऑप्शन क्या होगा? ए, स्थिर अनुपात का नियम। कार्बन डाइऑक्साइड के सभी नमूनों में 3:8 के द्रव्यमान अनुपात में कार्बन और ऑक्सीजन होती है। यह डैश के नियमों का सहमति होती है। तो क्या ये द्रव्यमान के संरक्षण, ये लगातार समानुपाती, ऑप्शन सी पारस्परिक अनुपात और ऑप्शन डी ऊर्जा संरक्षण। तो ऑप्शन क्या होगा? बी, ये लगातार समानुपाती का नियम है। द्रव और ठोस में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो हिमीकरण कहा जाता है। ऑप्शन ए विखंडन, ऑप्शन सी उत्साधन, ऑप्शन सी हिमीकरण और ऑप्शन डी संलयन। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हिमीकरण। निम्नलिखित वैज्ञानिक में से किसे स्थिर अनुपात के नियम को प्रतिपादित किया? जोसेफ प्राउस्टर ने। ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना। चलिए क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं।
निश्चित अनुपात का नियम जिसके द्वारा दिया गया था, यह जॉन डाल्टन, ऑप्शन बी जोसेफ एल प्राउस्ट, ऑप्शन सी एटोन लेवोजियर और ऑप्शन डी जॉन्स जेकब बर्जिलियस। तो ऑप्शन क्या होगा? बी जोसेफ एल प्राउस्ट ने लिया था। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कारक बाष्पीकरण की दर को कम करता है? आपको पता ही है, ऑप्शन ए तापमान में वृद्धि, ऑप्शन बी नमी, ऑप्शन सी सतह क्षेत्र में वृद्धि और हवा की गति में वृद्धि। तो नमी होने से बाष्पन की दर कम हो गई। डैश एक सतह की घटना है, ऑप्शन ए संवेद, ऑप्शन बी क्वथन, ऑप्शन सी भाप और ऑप्शन डी उत्सादन। तो ऑप्शन क्या होगा? सी भाप। तरल अवस्था में गैसीय अवस्था में रूपांतरण को क्या कहा जाता है? ऑक्सीकरण, ऊर्ध्वापतन, बाष्पीकरण, क्योंकि बाष्प हो रहा है तो बाष्पीकरण होगा इसमें। और ऑप्शन डी संघनन। तो ऑप्शन क्या आंसर हो जाएगा इसमें? सी। सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण क्या? उच्च तापमान, उच्च दाब, कम दाब या कम तापमान? उच्च तापमान के कारण सितार को प्लाज्मा में बनने के कारण होता है क्या? ऑप्शन नंबर किसके साथ चले जाएंगे? उच्च तापमान। और ये केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। और मुझे लगता है ये गारंटी जैसा ही है कि आपको ग्रुप डी में इससे बाहर क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। और इस चैप्टर में इतने ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। और ये CBT टू NTPC के लिए भी है और ये ग्रुप डी के लिए MTS के लिए भी है। और ये जितने भी साइंस के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं ये सारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। थैंक यू। आप लोग देखिए और अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।